दोस्तों नेपाल में तो सरकार बदल गई है। भारत में वो दंगों की आग पहुंच गई है। चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पे ऐसी प्लानिंग की जा चुकी है जिससे कि अब नरेंद्र मोदी को हटाने का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो नेपाल में हुआ है, क्या ये वहीं से शुरू हुआ था या इसके पीछे भारत और भारत के अंदर के कुछ राजनीतिक दल और अमेरिका से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक्स रो ऑफिसर जुड़े हैं। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, ये नेपाल में जो देखिए, चीजें शुरू हाँ, हुई हैं, अभी ये भारत की तरफ बढ़ तो रही हैं, लेकिन ये कौन तत्व हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं? और नरेंद्र मोदी का कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ही महीने बचे हैं, अब कुछ महीने के अंदर वो रिटायर नहीं होंगे, बल्कि उनको इस तरीके से हटाया जाएगा जिससे बीजेपी और पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। इस तरीके की बातें की जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नेपाल में जो हुआ, ये कहां से शुरू हुआ और कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए, नेपाल की बात करने से पहले मैं इंडिया के नेबरहुड की बात करूंगा। चाहे अफगानिस्तान की बात कीजिएगा, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई, खैर हमें वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को हटा दिया गया और वहां पे भी यूएस की डीप स्टेट का हाथ था। आप उसके बाद देखिए, बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया, वहां पे पूरे तरीके से डीप स्टेट इन्वॉल्व थी और डीप स्टेट का पर्पज था कि इंडिया को डिस्टर्ब करना, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को हटा करके। दूसरी तरफ आप म्यांमार की बात कर दीजिएगा, म्यांमार के अंदर भी जो है इंस्टेबिलिटी चल रही है और वहां पे यूएस की डीप स्टेट घुसना चाहती है। फिर श्रीलंका के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हुई। अब जो नेपाल के अंदर हुआ, वो एक बड़ा दिल हिलाने वाली बात है। नेपाल के अंदर जो कुछ भी हुआ है, वो डीप स्टेट का काम था, यूएस की डीप स्टेट का। वो नेपाल की गवर्नमेंट को हटा करके नेपाल को तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनका मेन जो टारगेट है वो है हिंदुस्तान। ट्रंप ने भी कहा था, या उसके सीए की स्टेटमेंट आई है कि वो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहेंगे, इंडिया को, कि वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट को हटाना चाहेंगे। और पीएम मोदी ने भी कहा था कि जो मैंने स्टेप लिया है उससे मेरे को पर्सनल नुकसान हो सकता है, और पीएम मोदी इसके लिए तैयार है। अब नेपाल के अंदर जो भी सिचुएशन हुई है, उसके पीछे पूरे तरीके से डीप स्टेट इन्वॉल्व है। और आपने देखा होगा, राहुल गांधी गए थे मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर एक बीमार आदमी जो एड को से सफर कर रहा है, जाकिर, उससे जाकर के मिले। जाकिर इंडिया के अंदर उसको बैन कर दिया था 2016 में, और उसको एड्स हो रखी है, फिर भी राहुल गांधी क्यों उससे जाकर के मिले? उनका पर्पस था कि मुस्लिम को इंडिया के अंदर जगाया जाए और मुस्लिम को भड़का करके इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस लाई जाए। ये पर्पस था राहुल गांधी का। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अलर्ट है, नो डाउट, और इंडियन गवर्नमेंट करेक्टिव स्टेप्स ले रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया से कह दिया था कि अगर जाकिर नायक ने कोई भी स्टेटमेंट दी तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, यानी कि आपसे ट्रेड बंद कर देंगे। तो हो सकता है कि ये जो प्लान हो राहुल गांधी का सक्सेस ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि मलेशिया की जो विजिट थी उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस हो। आपने देखा कि कैसे इंडिया के अंदर पहले भी डिस्टर्बेंस की गई थी और अब भी ये कोशिश की जा रही है। अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे करप्शन के खिलाफ या ओली गवर्नमेंट के खिलाफ जो कम्युनिस्ट है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई। डिस्टर्बेंस कौन कर रहा था? डिस्टर्बेंस कर रही थी डीप स्टेट। और डीप स्टेट का क्या रोल था इसके अंदर? डीप स्टेट यहाँ पे पीछे से आई, और जो मोटरसाइकिल पे लोग आए, जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उसके पीछे जो लोग मोटरसाइकिल पे आए, रोहिंग्यास थे, जिनको डीप स्टेट ने जगह जगह से इकट्ठा करके बुलाया, चाहे बांग्लादेश से चाहे कहीं से भी, और उन्होंने आकर के आग जलानी शुरू कर दी, जगह जगह चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। नेपाल के लोग वायलेंस नहीं करते, नेपाल के लोग अपने लोगों की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लेकिन जो ये लोग आए थे डीप स्टेट के, उन्होंने अपने माथे पे तिलक लगाया हुआ था, भगवा पगड़ी पहनी हुई थी या भगवा टोपी पहनी हुई थी, और साथ में फिर दाढ़ी वाड़ी काट करके मुंह को ढक के रखा हुआ था। और इनका ये पर्पस था कि इनको लोग नेपाली समझे। और इन्होंने इवन आप देखिए मंदिर को तोड़ा, जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पे तोड़ने की कोशिश की। नेपाली तो तोड़ेगा नहीं, नेपाल की अपनी प्रॉपर्टी है, और नेपाली अपने नेपालियों की प्रॉपर्टी को क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? ठीक है, उनको ओली से प्रॉब्लम थी, कुछ कम्युनिस्टों से प्रॉब्लम थी, वो बात अलग है, लेकिन सारा का सारा काम कराया गया यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएस यहाँ पे इंस्टेबिलिटी लाना चाहता था नेपाल के अंदर। लेकिन नेपाल के अंदर इंस्टेबिलिटी ला करके यूएस साथ में इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहा था कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारे यहाँ भी इस तरीके से सिचुएशन ली जाएगी। और यहाँ पे ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की। ये प्रचंड है, जो सीपीएम माओइस्ट के लीडर हैं, ये माओइस्ट थे, लेकिन ये अपना एटीट्यूड चेंज कर चुके हैं, माओइज्म को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक यूएस की एम्बेसी के ऑफिशियल है जो सीआईए के एजेंट है, और ये यहाँ पे 3 साल से तैयारी की जा रही थी यूएस के द्वारा नेपाल को जलाने की, लेकिन पिछले 1 साल से बहुत एक्टिव हो गई थी यूएस की एम्बेसी और सीआईए
जो काठमांडू के अंदर बैठी थी, और सारे के सारे लोग यहाँ पे, कुछ जस्टिसेस, कुछ एडवोकेट, कुछ यहाँ पे बिजनेसमैन, कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट्स और कुछ यंग लोग, इनको अपने एम्बेसी के अंदर बुला के ब्रीफिंग दी जा रही थी कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और डॉलर्स बांटे जा रहे थे, खुले आप डॉलर्स बांट रहे थे। और लोग पैसे के पीछे तो आपको पता बिके जाते हैं। और यहाँ पे जो झगड़ा हुआ वो अलग बात थी, लेकिन जो आगजनी की गई वो सारे के सारे रोंगियास थे। और इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई है देखने के लिए कि कौन कौन इसके पीछे थे। बाहर में सच्चाई क्या है कि नहीं कह सकते, लेकिन एक काम तो हो गया। और इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे अलर्ट में है। इंडियन गवर्नमेंट को खतरा लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी ये सेम चीज इंडिया के अंदर हो सकती है, यानी कुछ मुस्लिम्स आकर के यहाँ पे आग जानी शुरू कर सकते हैं, रोंगियास, बांग्लादेशी और इंडिया के कुछ मुस्लिम जो इंडिया को हेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या इस सिचुएशन में बच पाएंगे या किस तरीके से हमें बचना चाहिए। देखिए, नेपाल को बचाने का या इंडिया को सेव करने का एक ही तरीका है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। नेपाल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बनी है सुशीला कार्की की, और यहाँ पे पूरी कोशिश होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारी एम्बेसी की, ये नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। नेपाल को पूरी सपोर्ट देनी पड़ेगी। पीएम मोदी तो जाएंगे नहीं वहां पे डिक्लेयर करने के लिए कि यहाँ पे हिंदू गवर्नमेंट बनाई जाए, या यहाँ पे आपने बताया डीप स्टेट ने ये किया है, तो ये डीप स्टेट की तरफ से ही ये पीएम बनी हुई है। जैसे कि हमने बांग्लादेश में भी देखा था कि बांग्लादेश में भी डीप स्टेट को का जो बंदा है उसी को पीएम बनाया गया था। तो अब अगर इनको बनाया गया है और डीप स्टेट कोशिश भी करता है कन्वर्जन का, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए, जो आपने पहले भी बताया था, तो कैसे हिंदू टेम्पल्स को डेवलप किया जाएगा, कैसे ये चीजें होंगी? अगर ये प्लानिंग की जा रही थी, नेपाल में तख्ता पलट की भी इंडियन एम्बेसी को जानकारी दी गई थी, तब इंडियन एम्बेसी ने कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे वो? देखिए, इंडियन एम्बेसी सोई हुई थी, इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है कि इंडियन एम्बेसी को 3 महीने पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि डीप स्टेट यहाँ पे डिस्टर्बेंस करना चाहता है। लेकिन हमको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम नेपाल के अंदर मंदिर को बचाने की कोशिश करें, या मंदिरों को पैसा दें, या मंदिरों को डेवलप करें, और हिंदू जो हैं सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं जब मंदिर की प्रोटेक्शन की जाती है, मंदिरों को पैसा दिया जाता है, मंदिरों को डेवलप किया जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मैं वहां पोस्टेड था तो एक वहां पे मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, जहाँ पे एक भगवान की फोटो लगी है, लेटे हुए बैठे हैं वहां पे विष्णु भगवान। तो वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे बात की इंडियन एम्बेसी के अंदर कि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसा दो। उन्होंने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है पैसा देने की। देखिए, हम जब पीएम मोदी नेपाल के अंदर गए थे एक सीता के जो भवन की इनॉग्रेशन के लिए, तो उन्होंने पशुपतिनाथ के लिए टेम्पल के लिए पैसे दिए थे, और वहां पे बहुत डेवलपमेंट की गई पशुपतिनाथ टेम्पल की। तो इंडिया वहां पे, इंडियन एम्बेसी वहां पे पैसे दे सकती है, लीगल तरीके से दे सकती है मंदिरों के डेवलपमेंट के ऊपर। कोई ना हमें गवर्नमेंट रोक सकती है, ना कोई और रोक सकता है। अगर यूएस की एम्बेसी वहां पे खुलेआम पैसे दे सकती है, लोगों को डॉलर दे सकती है कि आप यहाँ पे आगता नहीं करो, तो हम भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को, पीएम मोदी को नहीं बल्कि जो हमारे एमईए है उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी वहां पे एम्बेसडर को कि आप वहां पे हिंदूज को बुलाइए, उनको पैसा दीजिए, उनको फंडिंग करिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, जब 26 जनवरी होती है और 15 अगस्त होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन एम्बेसी क्या करती है, वहां पे गाड़ियां बांटती है, एम्बुलेंस बांटती है, कुछ को रिकॉग्निशन देती है। तो आप एम्बुलेंस छोड़ करके वहां पे मंदिरों के डेवलपमेंट कीजिए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम 700 हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है काठमांडू के अंदर, उनको बुलाइए, उनसे बातचीत करिए, उनको डेवलप करिए, उनको पैसा दीजिए कि आप यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के लिए बात करिए। अगर उनको पैसा दिया जाएगा तो वो नेपाल को बचाएंगे। नेपाल बचेगा तो हिंदुस्तान भी बचेगा। लेकिन आज जो वहां पे काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है डीप स्टेट के द्वारा। देखिए, नेपाल के अंदर 3 एजेंसी इस टाइम पे काम कर रही है। एक तरफ चाइना जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कम्युनिस्ट इंडिया के कम्युनिस्ट है वो इंडिया के नहीं है, और नेपाल के जो कम्युनिस्ट है वो नेपाल के नहीं है। तो अगर वहां पे मंदिर को डेवलप किया जाएगा तो हम कम्युनिस्टिज्म को वहां पे पूरे तरीके से काउंटर कर पाएंगे। और अगर हाँ, मंदिरों पे पैसा दिया जाएगा, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जाएगा, तो जो डीप स्टेट का एजेंडा उसको फेल हो जाएगा, उसको पूरे तरीके से काउंटर किया जा सकेगा। क्योंकि यूएस की जो डीप स्टेट है वो वहां पे कन्वर्शन का काम कर रही है, नाम चेंज नहीं कर रही, लेकिन वो जो क्रिश्चियन बना रही है उनको हिंदुओं को पैसा देके, बुद्धिस्ट को पैसा दे करके। देखिए, नेपाल के अंदर अगर कोई भी तोड़ेगा मंदिर को, ना तो बुद्धिस्ट तोड़ेगा, ना नेपाली हिंदू तोड़ेगा कौन? मुसलमान। रोहिंग्यास मुसलमान को बांग्लादेश और इंडिया से वहां पे ले जाया गया वहां पर, और उन्हीं ने ये काम किया है। लेकिन मेन बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, या जो हमारी एजेंसीज थी, या हमारी जो एम्बेसी थी, वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। देखिए, नेपाल में क्या होता है, किसी भी जगह में जो आपके इंडियन एम्बेसी के लोग होते हैं, उनके जो सीनियर लोग होते हैं, उनको आरजी मिलती है, रिप्रेजेंटेशन ग्रांट मिलती है, कि किसी को आप ब्रेकफास्ट पे बुलाएंगे तो आपको $10 मिलेंगे, किसी को लंच पे बुलाएंगे तो आपको $25 मिलेंगे,
किसी को डिनर पे बुलाएंगे तो आपको $35 मिलेंगे, तो वो ये पैसा कमा करके एक पैसा कमाने का तरीका है। आप वहां पे काम नहीं कर रहे, आप अपना धंधा करने पे लगे हुए। आज हमारी लोगों को जरूरत है कि जितने भी डिप्लोमेट हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपने वहां पे हिंदुओं को बुलाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करनी है। अगर इस एजेंडे में सक्सेस हो गए तो इंडिया भी सेफ होगा, नेपाल भी सेफ होगा। और नेपाल हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेपाल एक हिंदू कंट्री है जहाँ पे 90% पॉपुलेशन है हिंदू, और एक नेपालियों को कहना पड़ेगा कि आप 90% हो और आप जागो, और वहां पे जो मुस्लिम है उनको भगाओ वहां से, और बात करो कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बने, सनातन धर्म को सपोर्ट करो। क्योंकि वहां पे आज बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि अब मोदी चाहते हैं कि मोदी जैसा हमारे कंट्री के अंदर पीएम बने। नेपाल के अंदर जो लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र के झंडे लेके जा रहे हैं। नेपाल के अंदर मैंने पहले भी कहा 700 से ज्यादा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, लेकिन उनके पैसे की कमी है। पैसा कौन देगा? हिंदुस्तान देगा। हिंदुस्तान पैसा देगा तो ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा, और नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा तो चाइना को भागना पड़ेगा, डीप स्टेट को वहां से भागना पड़ेगा। अगर आज इंडिया यूनाइटेड है तो इंडिया एक एजेंडे पर यूनाइटेड है कि इंडिया के अंदर हिंदू हैं, इंडिया के अंदर सनातनी है, और इंडिया सनातन धर्म की वजह से इकट्ठा है। और अगर नेपाल स्ट्रांग होगा तो इंडिया भी स्ट्रांग होगा। अच्छा सूद सर, ठीक है, वहां पे हिंदुओं को स्ट्रॉन्ग किया जाए वो बात सही है, लेकिन जो भारत के अंदर ही अराजकता फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं, और अभी आपने बताया भी कि कुछ महीनों के अंदर ही ऐसी चीजें घट सकती हैं जिससे भारत में ही खतरा पैदा हो सकता है, तो उसको एनकाउंटर कैसे किया जाएगा? ठीक है, वहां पे तो मंदिरों में कर लेंगे, यहाँ पे भी तो मंदिरों में काफी पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशिशें की जा रही है, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा? देखिए, अगर आज यहाँ पे मोदी न होते तो सोचिए क्या हाल होता देश का। यहाँ पे पीएफआई बैठी होती, पीएफआई ने बहुत सी जगह पे कंट्रोल कर रखा था, हमारे सोमनाथ टेम्पल पे कंट्रोल कर रखा था, इवन जो कृष्ण टेम्पल है गुजरात के अंदर वहां पे कंट्रोल कर रखा था, इवन जो हमारा बॉर्डर है यूपी और नेपाल का, वहां पे मस्जिदें बनी हुई थी जिसको योगी ने वहां पे रिमूव किया। पीएफआई यही काम कर रही थी कि जो भी हमारे बॉर्डर है उस पर कंट्रोल किया जाए, डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, और इसी को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी की गवर्नमेंट लगी है। आप देखिए इंडिया के अंदर सिर्फ 40,000 रोहिंग्याज हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को इस टाइम पे यूएनएचसीआर ने ऑब्जेक्शन लगाई है कि आप अपने रोहिंग्याज को यहाँ पे बोट में बिठा के भेज रहे हैं, यानी कि जो रोहिंग्याज है उनको यहाँ पे बोट में बिठाया जाता है, समुद्र में धक्का मार दिया जाता है कि जाओ भाड़ में, कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान में नहीं आओ। इसी तरीके से बांग्लादेश को रिमूव किया जा रहा है। अगर हम आज ये काम नहीं करेंगे या मोदी गवर्नमेंट नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हिंदुस्तान कब बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो चुका होता। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अपोजिशन के लीडर, स्पेशली मैं बात करूंगा राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की, इनका एक एजेंडा है हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुओं को माइनॉरिटी में लाओ, इंडिया की डेमोग्राफी को चेंज करो, और यही काम कर रही है ममता बनर्जी। तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता। हम इसलिए बच गए कि यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट है, और मोदी गवर्नमेंट स्ट्रांगली खड़ी है सामने, और हमारे पास 13 लाख या 15 लाख की हमारे पास आर्मी है, साथ में हमारे पास हमारी एजेंसी वो स्ट्रांग है, और अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तभी हम देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और गवर्नमेंट इस टाइम पे अलर्ट है। आप देखिए इंडिया के अंदर नक्सलिज्म चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से नक्सलाइट्स के ऊपर जिस तरह के अटैक किया गया है, आप समझ सकते हैं कि उनके बड़े बड़े नक्सलाइट्स को मारा गया है। और अमित शाह ने कह दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलिज्म इंडिया के अंदर खत्म हो जाएगा, और इसी तरीके से बांग्लादेशी को धक्के मार के निकाल देना चाहिए। रोहिंग्यास को भगा रहे हैं, उनको और जल्दी भगाना चाहिए, और साथ में हमको प्रोटेक्शन देनी चाहिए नेपाल को, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपालियों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हमें नेपालियों से खतरा नहीं है, लेकिन जो डीप स्टेट है खतरा उससे है। उसी को काउंटर करने के लिए नेपाल को स्ट्रांग करेंगे। कम से कम हमारा 1699 किलोमीटर का बॉर्डर सेफ रहेगा। हमारा जो आपस का बॉर्डर है इंडिया का, जो लगता है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर का, वहां पे हमेशा खतरा बना रहता है। जो हमारा बॉर्डर लगता है चाइना से, थोड़ा हमारा वहां पे इंप्रूव हुआ रिलेशन, इसकी वजह से हम ये चीज नहीं कर सकते कि चाइना हमको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन म्यांमार से जो बॉर्डर लगता है 1643 किलोमीटर का, वहां पे डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वहां पे इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो हमारा जो सेफ बॉर्डर लगता है, तो आप देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है 4097 किलोमीटर का, एक मुस्लिम कंट्री है, वो भी हमको डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन जो हमारा बॉर्डर लगता है नेपाल और भूटान के साथ, वो सेफ है, उसको सेफ रखना पड़ेगा। और अगर हम सेफ्टी में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें नेपाल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हम ट्रंप की तरह बात नहीं करते कि नेपाल हमारी स्टेट होगी। नेपाल को अपनी कंट्री में मर्ज करना नहीं चाहते। नेपाल अलग कंट्री रहे, लेकिन हिंदू कंट्री है, तो इसलिए हमको प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी, सपोर्ट भी देनी पड़ेगी। और जितने भी हिंदू वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमारी एजेंसी या गवर्नमेंट को सपोर्ट देनी पड़ेगी, सपोर्ट देनी चाहिए, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देनी पड़ेगी। सपोर्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन या जो सनातनी ऑर्गेनाइजेशन नेपाल के अंदर, ये हमारा एजेंडा होगा। इस पे काम कर सकते हैं और हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ में प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेपाल को।
अच्छा, आपने पैसे देने की बात की नेपाल को, इसी बारे में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नेपाल की बात की जा रही है, भारत में आपने बता दिया कि किस तरीके से राहुल गांधी जैसे लोग नहीं चाहते कि भारत का भला हो, डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करते हैं। आपने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे केजरीवाल जैसे लोग हैं, उनको भी डीप स्टेट सपोर्ट करता है। जब वो जेल में गया था तब भी ऐसी बातें हुई थी। और जो वहां के जो एम्बेसी के हैं यूएस के, जब भारत में 2024 का इलेक्शन हो रहा था तब भी बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। तो भारत के अंदर ही इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। नेपाल की आपकी बात सही है, लेकिन भारत के साथ मैं फिर से ये पूछना चाहूंगा, इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, यूएस टैरिफ से भी ब्लैकमेल कर रहा है, अंदर भी वो कर रहा है। तो जो इतनी जल्दी बात की जा रही है भारत में भी दंगे हो सकते हैं, उसको काउंटर करने के लिए मोदी जी का क्या प्लान है? और मैं देखो, आपने थोड़ा उसको अभी एक्सप्लेन किया, मैं ये बार बार ये पूछ रहा हूं मोदी जी का क्या प्लान है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर खुद वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो कैसे इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल किया जाएगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो इंडिया वो कंट्री नहीं है जो नेपाल जैसी कंट्री हो या बांग्लादेश जैसी हो। हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने कैसे मिलिट्रीली पाकिस्तान को चैलेंज किया, कैसे हमने वहां पे पाकिस्तान, टर्की और चाइना को डिफीट किया। देखिए, हम जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, जब तक हम पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे, जब तक हम मिलिट्रीली स्ट्रांग होंगे, तो हमें खतरा कम है। हमारी एजेंसी से अलर्ट है। तो मोदी का जो प्लान है, मोदी अपने आप को प्रोटेक्शन भी कर रहा है। देखिए, हमारी एजेंसी को डायरेक्शन दे दी गई है कि जो भी कोशिश कर रहा है इंडिया को डिस्टर्ब करने की, उस पर एक्शन लिया जाए। आपको याद होगा, जैसे हम रोगियास को भेज रहे हैं, बांग्लादेश को निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार आपके लाल किले पे अटैक करने की बात थी। उस टाइम पे यहाँ पे खबर आई थी, गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस इनपुट था कि यहाँ पे अटैक होगा लाल किले के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे लोग मरेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया को तैयार रखा गया कि वहां पे एकदम बम्बार्ड कर दे, पूरा शोर मचा दे। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उनको बंदूकें नहीं दी गई, उनको लाठियां दी गई। जबकि जो खालिस्तानी आए थे या किसान के नाम पे जो वहां पे एंटी नेशनल लोग आए थे, उनके पास तो आर्म्स भी थे और उन्होंने पुलिस वालों को पीटा। लेकिन हमने होने दिया, पुलिस वालों को सैक्रिफाइस होने दिया। और अगर वहां पे गोली चलती, एक किसान मर गया था, उसका ट्रैक्टर पलट गया था, तो उस टाइम पे सरदीप राजदेसाई, राजदीप सरदेसाई ने उसने वहां बोला पे शोर गोली लग बजाना गई। शुरू, हाँ, उसने कहा गोली लग गई। तो एक साथ में शोर मच गया, लेकिन पता चला कि यहाँ पे गोली नहीं लगी, उसका ट्रक पलट गया। तो यहाँ पे लोग तैयार बैठे थे, एंटी नेशनल लोग तैयार बैठे, तो हमको अलर्ट होना पड़ेगा, हमको एजेंसीज की खबरों पे विश्वास करना पड़ेगा, उसी पे एक्शन लेना पड़ेगा, उसी के ध्यान से। तो मोदी अपनी एजेंसीज को अलर्ट रखते हैं और वो उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर के उस पर एक्ट करते हैं। अगर इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ पे इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जो काम किया गया था डीप स्टेट के द्वारा किया था, लेकिन उस टाइम पे एक इंसिडेंट हो गई थी, इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी, इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन वहां पे केस हार गई थी और इसीलिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। और जो मैं सिंपल सी बात कहूंगा, जो जेपी की मूवमेंट थी उसको भी फंडिंग की गई थी डीप स्टेट के द्वारा, और सबको जो पॉलिटिशियन हो तो फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की बात करो तो इंदिरा गांधी ने क्या नहीं किया। 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, 1974 में पोखरान के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, 1974 के अंदर सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि इंडिया का मैप चेंज कर दिया। तो उसके बाद 19 इंदिरा गांधी ने बहुत से काम किए, सियाचिन को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया। इवन जो यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था श्रीलंका के अंदर ट्रिंकोमाली में, वहां पे एलटीटी को खड़ा कर दिया। तो इंदिरा गांधी भी देश की सुरक्षा कर रही थी, लेकिन एक गलती आपको भारी होती है और मोदी साहब इस टाइम पे अलर्ट हैं। वो इंदिरा गांधी की गलतियों से भी सीख रहे हैं, इंदिरा गांधी की अच्छी चीजों से सीख रहे हैं। तो अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम सेफ गार्ड कर पाएंगे। अगर हम गलतियां करेंगे या करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो यूएस तो फायदा उठाएगा, डीप स्टेट फायदा उठाएगी। लेकिन इसी तरीके से पीएम मोदी खड़े हैं किसी न किसी तरीके से देश को बचाने में, तो देश को बचाएंगे। वैसे भी पीएम मोदी ने जिस तरीके से सनातन धर्म की प्रोटेक्शन की है, जिस तरीके से पीएफआई को डिस्ट्रॉय किया है, जिस तरीके से एंटी इंडिया फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया, और जिस तरीके से रेगुलर काम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से नेक्सलिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया बच रहा है और बचता रहेगा। क्योंकि अगर हम अलर्ट है तो हमारा कुछ नहीं होगा, अगर हम सो जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। तो पीएम मोदी ने कुछ स्टेप लिए और मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट किस तरीके से डील करेगी, और गवर्नमेंट इस तरीके से तैयार भी है। और जो मेन फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा बिहार के इलेक्शन का, उससे भी पीएम मोदी स्ट्रांग हो गए अगर यहाँ पे बीजेपी स्ट्रांगली आएगी। इसी तरीके से जो अगला इलेक्शन होगा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पे भी गवर्नमेंट इस टाइम पे पूरे तरीके से तैयार है कि बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल से अंदर ममता बनर्जी को हटाया जाए, ताकि एंटी नेशनल फोर्सेस को बाहर किया जाए और देश को स्ट्रांग किया जाए। राइट, चलिए देखते हैं कि अब आगे बिहार में क्या होगा और बंगाल में क्या होगा। लेकिन
हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए काम किया जा रहा है। फोर्सेस को सीधा बोल दिया गया है कि कोई भी इस तरह की कोशिश करता है तो उनको सीधा सबक सिखाया जाए और लोग जो देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे आपका क्या सोचना, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए और सारी जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।